हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका ओरल हेल्थ में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया राज की। शी इज़ अ रेन्यूड डेंटल सर्जन। तो आज हम डॉक्टर सोनिया के थ्रू जानेंगे कि हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारी ओरल हेल्थ मेंटेन रहे, यानी कि हमारे दांत मजबूत रहे और मुंह से स्मेल नहीं आए, ये सारी चीज़ें। और मसूड़ों की हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सोनिया। Thank you so much. Thank you, Fareen and your team. Myself, Dr. Sonia. I am a master. I had done my master in oral surgery, oral maxillofacial surgery. I'm an implantologist and a cosmetologist also. So, yes. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ओरल हेल्थ की यूनानी डेफिनेशन क्या है? मतलब यूनानी में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओरल हेल्थ है, और किताबों में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल हेल्थ को हम यूनानी में अस्नान बोलते हैं। ओके, अस्नान है और ये बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ओरल हेल्थ और इसका जो कनेक्शन होता है हमारी बॉडी स्टीम के साथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मेंटेन करने के लिए, इस बैलेंस को रेस्टोर कर कर रखने के लिए ओरल हेल्थ को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जिसमें से काफ़ी सारे अप्रोचेस होते हैं ध्यान रखने के लिए, जिसमें से एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारा यूनानी मेडिसिन। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम यूनानी की बात करते हैं तो हम मिजाज की बात करते हैं, मतलब मिजाज यानी कि टेम्परामेंट की बात करते हैं। तो दांतों के रिलेटेड, दांतों के रिगार्डिंग अगर हम मिजाज की बात करें तो कैसे मिजाज हमारे डेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? मिजाज बेसिकली होता है हमारा हॉट और कोल्ड और इसमें वेट उसमें हो, तो ये हमारे ओरल हेल्थ से कैसे कनेक्टेड होता है। अगर टेम्परामेंट में हॉट है, हॉट उसमें है, तो वो क्या करता है, यूजुअली हमारे ओरल हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज करता है। कैसे करता है, आपको या फिर जनरली पेशेंट्स को ऑफनली हमें अल्सर्स देखने को मिलते हैं जो कि बॉडी हीट की वजह से हो जाता है, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में एप्थस अल्सर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है या फिर पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट्स में, तो वो उस समय पे बढ़ जाती हैं, तो पेशेंट्स को हमें उस टाइम पे ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज करना पड़ता है। एंड अगर वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट है या पेशेंट का सिस्टमेटिक डिजीज़ है, तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को ऑफनली जिंजिवाइटिस, गम्स का इन्फ्लेमेशन और बैड ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, वो सब होने के चांसेस होते हैं। सो यस, टेम्परामेंट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे ओरल हेल्थ में, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम कीपिंग अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने से लेकर आप कोई ट्रीटमेंट अगर करवा रहे हो, उसका वहाँ तक आपका वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका रोल है हमारे उसमें। ठीक है मैम, जैसे हम दांतों के दर्द के बारे में बात करते हैं तो यूनानी टेक्स्ट में टूथ एक यानी कि दांतों के दर्द के बारे में क्या लिखा हुआ है, और इसके क्या जो है जैसे कॉजेज क्या लिखे हुए हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कि इसका मेजर कॉज होता है, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। उसमें से एक कॉजेज है अगर कैविटीज़ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं टूथ डिके बोलते हैं। टूथ डिके की वजह से कोई गम इन्फ्लामेशन है, और अगर पल्पाइटिस है, जिसको हम लोग नॉर्मल और कॉमन लैंग्वेज में आरसीटी भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल ऑल्सो, तो उसकी वजह से और वो उसका कॉज कैसा होता है, अगर प्रॉपर हाइजीन हम मेंटेन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, जैसे हम यूजुअली एडवाइस करते हैं ट्वाइस अ डे ब्रश करने के लिए, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो उससे हो जाता है, उससे ओरल हाइजीन जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चल रहा है शुगरी फूड्स का हो गई हैं, कोको कोला वगैरह हो गई हैं, जिसकी वजह से ऑफनली कैविटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और होते भी हैं। इनफैक्ट नाउ अ डेज हर थर्ड पर्सन को कैविटीज़ होती ही होती हैं, तो उसका कैविटीज़ हो गए हैं, गम इन्फ्लेमेशन हो गए हैं, उसकी ही वजह से टूथ एक जिसको हम बोलते हैं वेजोल स्नान, वो उसकी वजह से ही होता है।
मैम, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत सारे नॉर्मल लोग होते हैं जिनको बैड ब्रेथ होती है, मतलब मुंह से स्मेल आती है, तो लोग उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है, बट टूथ एक के ऐसे कुछ होते हैं कि उसके कुछ सिस्टमिक कॉजेज हो सकते हैं, उसके कुछ हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। किन वजहों से होता है टूथ एक, सॉरी, बैड ब्रेथ? बैड ब्रेथ, ओके। सो बैड ब्रेथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर कोई, इनफैक्ट नॉर्मल पर्सन, आपका कोई सिस्टमिक डिजीज़ है पेशेंट को, या फिर कोई जनरल पर्सन है, उनकी मोस्टली कंप्लेन यही रहती है कि बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है। और बैड ब्रेथ होता तब है जब हम लोग, पहली चीज़ तो अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ अगर हमारे दांतों में ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं डेब्रिस अपने लैंग्वेज में, और अगर हम ये जनरल लैंग्वेज में बोलें तो पायरिया जिसको हम बोलते हैं, अगर पायरिया हो जाते हैं दांतों में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मसूड़ों की जो ब्लड सप्लाई होती है, एक स्ट्रेंथनिंग होती है, वो कम हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब वो पायरिया जब दांतों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं इंटरडेंटल स्पेसेस, अगर उसमें जाकर वो फंस जाते हैं या उसमें होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांतों में बदबू आना शुरू मतलब होती फूड है। स्टफ फंस जाता फूड है। स्टफ, और हम फूड डेब्रिज उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो फूड की वजह से ही वहाँ पर फूड हो गया आपका। ओवर सलाइवा, अगर जिसका ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवा प्रोडक्शन है, उसमें भी डेब्रिज और उसमें ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर पेशेंट की जो मॉल अक्लूजन्स होते हैं, बाइट ठीक नहीं रहती है, किसी के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। तो उन केसेस में उनको ऑफनली रहता है कि बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम रहता है, और जिसका अगेन ट्रीटमेंट वही रहता है कि आप प्रॉपरली उसको ब्रश करवाइएगा अच्छे से, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, नाइट में, बिफोर बेड। एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नाउ डेज विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फ्लॉसिंग, जो आजकल इंडिया में कॉमन नहीं है, बट इन अदर कंट्रीज फ्लॉसिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इनफैक्ट देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्चेज आर देयर जो ये कोट करते हैं कि फ्लॉसिंग से लाइफ स्पैन 6 ईयर्स बढ़ जाती है। तो फ्लॉसिंग मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है इंटरडेंटल स्पेस के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। मैम, फ्लॉसिंग क्या होती है? फ्लॉसिंग बेसिकली होता है कि जो दांतों के बीच की जो स्पेसेस होते हैं, जिसमें हमारा आमतौर पे जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि डेब्रिस है, पायरिया है, जो फूड पार्टिकल्स जो जाकर उसमें फंस जाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए, जिसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम दांतों के बीच से निकाल कर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ताकि उसको क्लीन कर रख सके हम लोग। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ ऐसे यूनानी हर्बल ड्रग्स के नाम बता दीजिए कि जिनसे ना हम टूथ डिके को, जैसे कि दांतों की जो सड़न हो जाती है या मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करना, दांतों को स्ट्रॉन्ग करना, हम उसको ऐसे अडाप्ट कर सकते हैं। ओके, सो यूनानी हर्बल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पे जनरली अपने डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं, और उससे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे, अगर उसको, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको बढ़ाएगा नहीं, लेकिन उसको वो कम कर कर रखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें से है सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉमन है, इनफैक्ट शुरू में भी एशियन टाइम्स से लेकर वो अभी तक चलता आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं दातून, जो नीम का जो स्टिक्स होती हैं उसको जो हम यूज़ करते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल क्योंकि आजकल हमारा जो खाने का पैटर्न, फूड पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्योंकि सब में मिलावटी चीज़ें हैं, आपकी शुगर हो गया है, जंक फूड हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, दांतों में ऑफनली कैविटी होने के चांसेस होते हैं। तो वो एंटी बैक्टीरियल क्या करता है, दांतों की ऊपर की जो परत है उसमें से कोई भी जो डिपॉजिशन होता है उसको वो हटाता है, उसको बढ़ने नहीं देता, रोकता है। तो दातून इम्पॉर्टेंट है। एंड देन मिसवाक ऑल्सो, मिसवाक में भी आपकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, और कुछ हद तक उसमें एंटीसेप्टिक भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी गम हेल्थ बहुत मेंटेन रहती है। एंड नेक्स्ट इज पुदीना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओरल हेल्थ, ओरल बैड ब्रेथ।
पुदीने से क्या होता है, आपकी जो हैलिस्टोसिस की जो मुंह से जिनको जो बदबू आने का जो होता है वो हो गया, वो उससे प्रिवेंट हो सकता है कई हद तक। उसके बाद में लौंग, लौंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। लौंग में क्योंकि एंटी एलर्जेसिक होता है तो हम सुनते हैं कि कुछ पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें पेन हुआ, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और हमने लौंग चबाया, उससे दर्द हमारा चला गया है। तो वही है एक रीज़न कि उसमें एंटीसेप्टिक एंटी एलर्जेसिक होता है, जिसकी वजह से आपके जो दांतों में जो कैविटी की वजह से या फिर टूथ इन्फेक्शन की वजह से जो पेन होता है उसको वो कम करता है। अब हम उसको डायरेक्टली भी च्यू कर सकते हैं और हम उसको एज अ इन द फॉर्म ऑफ ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं। और देन देयर इज इलायची, कार्डमम, जो कि ऑल्सो इज़ वेरी गुड फॉर योर ओरल बैड ब्रेथ, वो हो गया। एंड आजकल काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस बन रहे हैं, काफ़ी सारे पेस्ट बन रहे हैं जो आपके इसी चीज़ों को, हर्बल चीज़ों को इन्वॉल्व करके बन रहे हैं, इंक्लूड करके बन रहे हैं, जिससे कि हम लोग अपने ओरल कैविटीज़ हो गई है, हमारे गम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारे मिसवाक में एक और प्रॉपर्टी है, उसमें टैनिक एसिड होता है, तो वो हमारी जो जब पेशेंट जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिनको बीपी ज़्यादा होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, यदि हम उन पेशेंट्स पे वो देते हैं तो उसमें जो उनकी एक टेंडेंसी होती है कि कुछ उम्र तक जब वो 30 से ज़्यादा के हो जाते हैं, जब वो 40 से ज़्यादा के हो जाते हैं, तो मसूड़े उनके लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उन मसूड़ों को टाइट रखने के लिए हम लोग मिसवाक दे सकते हैं और हम लोग लौंग उनको अप्लाई कर रखने के लिए बोल सकते हैं ओवरनाइट में, जिससे क्या होगा कि ओवरनाइटली उनके जो लूजनिंग हो रही है उसमें उनको धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, आपका 1 मंथ या 2 मंथ में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। उसमें पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें इसमें टाइटनिंग एक इफेक्ट मिल रहा है। सो जिसमें काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हो रखी हैं, ऑल्दो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिसर्च चल रहे हैं मिसवाक एंड इनको लेकर, लॉन्ग ऑयल को लेकर। मैम जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि लौंग के ऑयल बताया आपने, जिसको हम रोगनीकरण फिर बोलते हैं, और आपने मिसवाक का और दातून का भी जिक्र किया और यूनानी फॉर्मुलेशन का भी जिक्र किया। तो आप मुझे एक एक करके बताइए कि अगर जैसे हम मिसवाक कर रहे हैं तो मिसवाक दिन में कितनी बार करनी चाहिए कि वो टूथ को डैमेज नहीं कर दे, है ना? और आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मिसवाक हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मिसवाक में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। बट यस, एक चीज़ जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका तरीका कैसे है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, ठीक है। एक पेशेंट आया, उसने मुझे, उनका मेन कंप्लेंट था कि मैम मैं तो दिन में 2 से 3 बार मिसवाक एंड दातुन यूज़ कर लेता हूँ, मेरे दांत लेकिन फिर भी साफ नहीं रहते हैं और मेरे दांतों में दर्द होता ही रहता है और प्लस मेरे दांत घिसते जा रहे हैं। तो उनका रीज़न यही है कि मिसवाक हम यूज़ कर सकते हैं उसको दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसे। हालांकि उसका अभी तक कोई स्टडी नहीं आया है क्योंकि पेशेंट को आइडिया नहीं रहता है कैसे यूज़ करना है। आमतौर पे लोगों को पता नहीं चलता है कि हमें मिसवाक को कैसे यूज़ करना चाहिए। हम उसको बिना किसी फ्रीक्वेंसी से और बिना किसी स्पीड से, बिना किसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम जस्ट उसको चबा रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है, वो सही तरीका नहीं है उसका। एक्चुअली आप मिसवाक यूज़ कीजिएगा लेकिन मिसवाक को डेली यूज़ नहीं करना। आप बेशक से दिन में उसको 1 बार यूज़ कीजिएगा या फिर 2 दिन में आप उसको 1 बार यूज़ कीजिएगा, ऐसे करना होता है। और मिसवाक को आप ज़्यादा देर तक, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो उसको काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं, चबाते हैं, उसको घिसते रहते हैं, उसे नहीं यूज़ करना बिकॉज उसका अभी तक उसमें कोई स्टडी नहीं हुई है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। तो आप उसको डेली ना यूज़ करके दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार ऐसे यूज़ कीजिएगा। बाकी स्पीड का भी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको लग रहा है आप उसको 2 मिनट से, जनरली जैसे हम नॉर्मल जो ब्रश करते हैं उसी ब्रश के अकॉर्डिंग हमने 2 मिनट या 3 मिनट उसको हमने चबाया, हमने उसको अच्छे से घिसा एंड देन हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया ऐसे। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूसली बहुत देर तक और हम डेली उसको दिन में अगर 2 से 3 बार यूज़ करते हैं
तो उससे सबसे बड़ा कॉज क्या होता है, जो हमारी दांतों की ऊपरी परत होती है जिसको हम बोलते हैं इनामल, वो अगर हम ज़्यादा उसको घिसते रहते हैं तो वो क्या करता है, अपनी ऊपर की परत छोड़ना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इनामल एट्रीशन। उससे फिर अलग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं, जैसे कि जो हमें दांतों में ठंडा गर्म लगता है, जो दांतों में हमें हमारे दांतों के जो ऊपर की लेयर हमारी हट जाती है, तो दांतों में एक हमारा जो इवननेस होता है वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट्स हमारे पास या काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं, बोलते हैं कि हमारे दांत इवन नहीं लग रहे, हमारे दांत बहुत खिस रहे हैं। तो यही उसका रीज़न है, दातुन हो गया या फिर नीम का वो हो गया, एंड मिसवाक हो गया। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसका क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या उसका स्पीड होना चाहिए, उसमें भी तो कोई स्टडी नहीं हुई है। ऑल्दो उसकी स्टडीज़ और रिसर्चेस चल रहे हैं, तो अभी जो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप उसको डेली ना यूज़ करके आप उसको दिन में एक बार, दिन में 4 बार ना यूज़ करके दिन में आपने एक बार करा और 2 दिन में एक बार करा, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ताकि वो आपको कैविटी से तो बचाएगा, लेकिन आपको अपने दांतों को घिसने से भी बचाना है। और मैम जैसे रोगनिक करंट फिल हम यूज़ कर रहे हैं क्लोव ऑयल, तो वो हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? क्लोव ऑयल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑयल, जैसे आपने पूछा मुझसे क्लोव ऑयल, तो हम उसको ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस एज अ हम पेस्ट भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आजकल काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो पेस्ट को क्लोव के ऑयल से ही उसको फॉर्मुलेट करके बना रही हैं, तो हम उसको टॉपिकली, जहाँ पर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एंटी एनर्जेसिक्स होते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम जहाँ पर दांतों में पेन हो रहा है या फिर जहाँ पर कहीं पे भी गम स्वेलिंग हो रखी है या फिर आपको लगता है कहीं पे अल्सर भी है, तो आप उसको टॉपिकली अप्लाई कर कर और कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप उसको छोड़ सकते हो। छोड़कर आपने उसको, अगर आप वैसे भी उसको कंटिन्यूसली रखोगे तो आपको उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, आप उसको रखेंगे तो आपको उसमें पेन वगैरह रिलीफ होगा फॉर टाइम बीइंग के लिए। और मैम आपने यूनानी फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करी, तो यूनानी फॉर्मुलेशंस तो बहुत सारे आते हैं, जैसे जो शानदा हो गया, माजून हो गया, सनून हो गया, रोगन भी हो गया ऑयल, तो कौन से फॉर्मुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि सबका अपना अलग अलग काम है। सनून का अपना अलग है, ऑयल का अपना, जो रोगन है उसका अपना अलग है। बाकी रिसर्चेस जैसे चल रही हैं, साइंटिफिक में हमें बताया गया है कि जो रोगन है और ये है, ये तो बहुत पुराने से ही स्टडीज़ चलती आ रही हैं, लेकिन अगेन सबका जो काम है टाइम टेकिंग होता है, और कितने टाइम के लिए सबका अपना ड्यूरेशन होता है, सबका अपना अपना एक बेनिफिट है, एक प्रो है एंड कॉन्स है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर स्टडी चल रही है सनून में जिसमें क्या है कि सनून पाउडर है, जो कि आप उसको गम इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत काम आता है। अगर गम्स में इन्फ्लेमेशन है यूजुअली, जैसे कि दांतों में से या हमारे मसूड़ों में से जो खून निकलता है, उसमें अगर हम सनून को लगाते हैं तो वो आपका कम होने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं उसके। और लौंग ऑयल मैंने आपको बताया जैसे कि कैविटीज़ वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करती है। और पाउडर्स को आप अपने डेली रूटीन में, जैसे कि आप सुबह ब्रश कर रहे हो या नाइट में आप ब्रश कर रहे हो, तो आप दोनों टाइम में उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही है कि फिर उसका एक ड्यूरेशन होता है। आप उसको पहले लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ोगे, देन उसके बाद में आप अपना ब्रश अपने रूटीन में आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। एंड मिसवाक का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मिसवाक जो है वो कंटिन्यूस का उसका आप उसको दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, लेकिन ड्यूरेशन आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आप उसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है आपको। अगर 2 मिनट से ज़्यादा आप करेंगे तो आपके दांतों के घिसने के चांसेस है। अगर किसी पेशेंट को या किसी लोगों को दांतों में से खून निकलने की प्रॉब्लम है, तो सनून जो पाउडर है दैट इज़ ऑल्सो सनून फॉर्मुलेशंस में होता है, जो कि अगेन आपका जिंजिवाइटिस में गम्स के जो, जिसको हम बोलते हैं गम इन्फ्लेमेशन, जिंजिवाइटिस हो गया। और एक होता है पेरिडोंटल डिजीज़, जो कि जो दांतों और जो आपके मसूड़ों के बीच में जो एक हड्डी का स्ट्रेंथ होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। उसको उसकी रिलेटेड कोई भी जो बीमारियां होती हैं हम उसको पेरिडोंटल डिजीज़ बोलते हैं, तो उसमें भी उसका काफ़ी अच्छा काम होता है। कि ऐसी कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनसे हमारी डेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो और उनको हम थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए।
तो आजकल हमारी जो डेंटल हेल्थ मोस्टली इफेक्ट हो रही है ड्यू टू जंक फूड्स। जंक फूड की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, एंड शुगरी ड्रिंक्स की वजह से जो पैक्ड फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं, जो कि कोट करते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, ऑल्दो वो हेल्दी नहीं होते हैं। अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जाओगे, आप उनके पैकेज के पीछे लिस्ट में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने ज़्यादा शुगर उसमें होता है। 12%, 14% से नीचे कहीं पे भी आपको शुगर नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, या फिर उतना ही होता है। सो शुगरी ड्रिंक्स और शुगर एक बहुत बड़ी आजकल बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में इनफैक्ट हमारे 90% पॉपुलेशन जो है हमारी, आजकल हर 3rd पर्सन और 4th पर्सन आपको डायबिटिक मिलेगा। डायबिटिक का रीज़न भी यही है, एंड लाइफस्टाइल जिसमें हमारा हो गया फूड पैटर्न जो चेंजेस होते जा रहे हैं, कोई भी हेल्थ की साइड में ना फोकस करके दी वेरी मच जैसे कि इमीडिएट जो आपको डिलीवर जो मिलता है उसमें हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं, एंड हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए हैं। वाई कोल्ड ड्रिंक्स इज़ वेरी मच डेंजरस, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसका पीएच एसिडिक होता है, और वो डायरेक्टली हमारे इनामल को इरोजन में लेकर जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनामल इरोजन, और जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टूथ सेंसिटिविटी के लिए। आप कोई भी अगर पेशेंट कोई अंडर गोइंग और ट्रीटमेंट में चल रहा है, या फिर अगर हम जनरली हम देखेंगे तो दी जो न्यू जनरेशन्स हैं दे आर वेरी मच प्रोन टू द कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स। इनफैक्ट यंगस्टर nowadays I'm getting lots of kids below 6 years, and they are like ki their parents are complaining, ma'am, our daughter, our son has this kind of cavity, decayed and acidic food, and sticky food, for example chips and all, which is very dangerous also, because that is totally made up of trans fat, जिसमें हमारी ओरल हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही है, साथ में हमारी बॉडी की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैम अभी रिसेंटली यूनानी मेडिसिन के रिगार्डिंग, मतलब यूनानी मेडिसिन में ऐसे कोई लेटेस्ट रिसर्चेस हैं जो ओरल हाइजीन को प्रिवेंट करने के लिए, दांतों की सड़न को, और मतलब जो हमारी ओरल कैविटी से रिलेटेड कुछ भी ऐसी लेटेस्ट रिसर्च हैं जो पब्लिश हुई हों? रिसर्च बहुत सारी हैं, रिसर्च काफ़ी दिनों से चलती भी आ रही हैं, जो अभी तक चल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मुझसे आप पूछोगे कैविटीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, अगेन मैं आपको बोलूँगी अपने आप रूटीन में, अपने हमेशा ब्रशिंग रूटीन में आप कोशिश कीजिएगा। पहली चीज़ तो आप अपने जो भी आप फूड, आपका जो पैटर्न है उसका ध्यान रखने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आने वाली जनरेशन को भी मैं यही बोलती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ कि उनके पेरेंट्स जो उनको हर 2-2 मिनट में जो उनको आप जंक फूड दे देते हैं, उन सब से अवॉइड करवाने के लिए। एंड प्लस जो बड़े लोग हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं पेस्ट। मैम अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी यूनानी मेडिसिन में लेटेस्ट कुछ रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं जो डेंटल हेल्थ के लिए, मतलब डेंटल हेल्थ को मतलब प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हों? अभी रिसेंट की रिसर्च है हमारी आपकी दातुन पे आई हैं, प्लस नाउअडेज आंवला इज ऑल्सो इन द टर्म्स, आंवला हो गया, एंड पोमोग्रेनेट। यूजुअली आजकल हम लोग पेशेंट्स को जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और इफ द पेशेंट इज़ इन एंटी प्लेटलेट थेरेपीज, तो उन पेशेंट को हम यूजुअली एडवाइस करते हैं अपने रूटीन में एक माउथ वॉश लेकर आने के लिए। माउथ वॉश मेड अप विद आपका हर्बल माउथ वॉश, फॉर एग्जांपल द पुदीना, मुलेठी एंड पोमोग्रेनेट। वाई पुदीना? बिकॉज ड्यू टू देयर मेडिकल सिस्टमिक इलनेस, उनके सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को बैड ब्रेथ की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पुदीना से उसको वो रोका जा सकता है। एंड प्लस एंटीऑक्सीडेंट, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार का जो दाना होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है
जो हमारे मुंह में जो बैड बैक्टीरिया जो जनरेट होती हैं उनको वो कहीं हद तक रोकता है। तो आजकल की जो स्टडीज़ आ रही हैं, जो अभी हमारी जो रिसेंट स्टडी है जिसमें माउथ वॉशेस जो आए हैं, जिसमें उनका कॉम्बिनेशन है पुदीना, मुलेठी एंड पोमोग्रेनेट, अनार का दाना, जिसकी वजह से जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए ड्यू टू देयर ओरल हेल्थ, कॉम्प्रोमाइज्ड ओरल हेल्थ। उससे क्या होता है, आपका एक तो बैड ब्रेथ का, जिससे मुंह की जो हम बदबू बोलते हैं, उससे एक उनको रिलीफ मिलता है, एंड प्लस उनका जो उनको जो गम्स में प्रॉब्लम होती है एंड जो बैड बैक्टीरिया जो उनका जनरेट होता रहता है वो उसको डिले करता है। मैम अभी आपने टूथ सेंसिटिविटी की बात की थी, तो यूनानी नज़रिए से टूथ सेंसिटिविटी को कैसे देखते हैं, और इसके मतलब प्रिवेंट करने के कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन से नुस्खे हो सकते हैं? टूथ सेंसिटिविटी आपकी शुरू तब होती है जब आपका जो ऊपर, जैसे मैंने बताया था, जो हमारी दांतों की ऊपरी जो परत होती है, इनामल जो होती है, अगर वो बार बार हमारे एसिडिक चीज़ों से, जिसका पीएच बैलेंस खराब हो जाता है जिसकी वजह से, और जिसमें हमारी टूथ सेंसिटिविटी, दांतों में ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें? अगेन आप प्रॉपर ब्रशिंग, और आप उसको फिटकरी से आप कुल्ला कर सकते हो, फिटकरी का पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप सनून, जैसे मैंने बताया, जो कि आपका मिसवाक एंड गुल के पाउडर हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। अगेन उसका लेकिन आपका एक तरीका होता है और एक ड्यूरेशन होता है। आप उसको अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि नहीं तो फिर अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ोगे तो वो फिर आपके इरोजन में लेकर चले जाएगा दांतों को, तो उससे भी आपको बचाना है। तो आपको कोई भी चीज़ें ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करनी है, उसका टाइम पीरियड है, उस टाइम तक आप उसको रख कर यूज़ करेंगे तो आपका ओरल हेल्थ मैनेज। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो ऐसे कौन कौन से कंटेंट्स हमें देखने चाहिए कि जो हमारे टूथपेस्ट में हो, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें एक टूथपेस्ट अच्छा लगता है, मतलब उनको पता नहीं टेस्ट अच्छा लगता है, स्मेल अच्छी लगती है क्या, बट वो चाहते हैं कि हम रेगुलर ये यूज़ करें, और यूजुअली होता है कि लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो रेगुलर वही यूज़ करते हैं, तो क्या ये सही टेक्निक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेस्ट होता है, हमें पेस्ट में सबसे पहले कंटेंट उसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पोटेशियम नाइट्रेट। सो मेरी एडवाइस सबसे यही रहेगी कि आजकल जो भी या कोई भी जो अपना पेस्ट लेता है वो सबसे पहले उसमें देखे कि पेस्ट में पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो हमारे दांतों की इनामल के लिए बहुत अच्छा होता है। जब वो आपके साथ में हमारे दांत में जो होता है, वो हमारे दांत जो जनरली जो बने हुए होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, कैल्शियम हो गया एंड और भी ज़्यादा हार्ड सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं। तो जब वो पोटेशियम नाइट्रेट जो है, जब हम उसको डेली उससे ब्रश करते हैं तो वो एक लेयर बनाता है हमारे दांतों के ऊपर। तो जिसको भी ठंडा गर्म का, या फिर उनको कोई अगर ब्लीडिंग गम्स का कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज़, जब वो एक लेयर बनाता है तो वो जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि हमारे बाहर के जो हमारी जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं वो उससे उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। पोटेशियम नाइट्रेट एंड फ्लोराइड। फ्लोराइड मैं बोलूँगी कि हम उसमें फ्लोराइड भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूजुअली पेशेंट्स या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जहाँ पर रहते हैं, या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पानी में भी फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को या फिर लोगों को एक स्पॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो फ्लोराइड भी बहुत ज़रूरी होता है पेस्ट में चेक करना। फ्लोराइड की जो अमाउंट होना चाहिए वो 0.5 से 10% या उससे 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँगी उतना ही आरपीएम में भी होना चाहिए। एंड माउथ वॉश वही क्लोरहेक्सिडिन नहीं तो फिर ग्लूकोनेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लोरहेक्सिडिन खाली भी होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो भी आपके दांतों में जो बैड बैक्टीरिया को, आपके मुंह में बैड बैक्टीरिया को जनरेट करने से कम होने के लिए वो करता है। एंड देन फ्लॉसिंग आजकल हम लोग जनरल एक थ्रेड वाला फ्लॉसर आता है, ओरल बी का आता है, वो सारे आते हैं। एंड बाकी एक वाटर फ्लॉसर भी आता है, जिनको कोई सही टेक्निक नहीं पता है कैसे ब्रश करना है या कैसे फ्लॉसिंग करनी है, तो वो वाटर फ्लॉसर यूज़ कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रशिंग टेक्निक आपने 4 मिनट या 5 मिनट तक नहीं करनी है,
उसका एक तरीका होता है, आप बस अपने ब्रश को 45 डिग्री के एंगल में आप उसको रख कर और सर्कुलर मोशंस में आपने उसको करना है। बहुत नॉर्मल प्रेशर में, बहुत नॉर्मल स्पीड में, फ्रीक्वेंसी में आपने करना है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रगड़ोगे तो वही आपके दांतों को, इनामल को वीक करता जाएगा। उन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेस्ट, कोई भी पेस्ट, आप चाहे मेडिकेटेड पेस्ट यूज़ कर रहे हैं या नॉन मेडिकेटेड यूज़ कर रहे हैं या हर्बल पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी पेस्ट को 3 से 4 मंथ्स ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अनटिल अनलेस अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंड वो पेस्ट मेडिकेटेड भी है, तो आप उसको मैक्सिमम 6 मंथ यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है। क्योंकि वो आपके लिए फिर अगेन वो जो जिस काम के लिए वो आपको दिया गया है, फिर वो आपको बाद में इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आप उसको 6 मंथ से ज़्यादा, या मैक्सिमम अगर आप जनरल पेस्ट पे यूज़ कर रहे हो तो 3 मंथ से ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं करना। जस्ट कीप चेंजिंग योर पेस्ट। माय एडवाइस इज ऑन दैट। एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पेशेंट who really are doing good, जिन्होंने अपना पेस्ट को चेंज करते हैं, नाउ दे आर परफेक्टली फाइन, दे आर डूइंग गुड। उनको कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो पहले वो मेरे पास आते भी थे तो अब उनको नहीं हुई है, उसे ही वो एक हेल्थ मेंटेन करके चल रहे हैं। सो यस, पेस्ट आप अपना चेंज करते रहिएगा 3 मंथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोटेशियम नाइट्रेट आपका, एंड आपका फॉस्फेट हो गया है, एंड आपका फ्लोराइड अगेन जो 1000 आरपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी चलेगा, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका अगेन फ्लॉसिंग एंड प्योर हेक्सिन माउथ वॉश, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर डेली रूटीन। सो दीज आर द डेली रूटीन, दीज आर द बेसिक रूटीन एटलीस्ट यू शुड हैव इन योर, आपके ये नाइट आपके मतलब रूटीन में होना ही चाहिए अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन कर रखने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेंटल विजिट, डेंटल चेकअप हर 6 मंथ में और हर 12 मंथ्स में आपको करना ही चाहिए। आपकी चार चाहे खराब हो, आपको नहीं हो, एंड कुछ भी हो, आपको करना ही चाहिए। नहीं तो फिर डॉक्टर का खर्चा फिर महंगा पड़ता है दांतों का, जो कि सारे बोलते हैं दांतों का खर्चा तो बहुत महंगा है। दांतों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। हाँ, वो एक्चुअली बहुत महंगा है। चलिए फिर, थैंक यू मैम, एंड इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव session and we had great conversation, and thank you so much to my viewers. Thank you so much. First of all, thank you so much for having me here, and I really appreciate this. And I wish all the best for your team. You guys are doing a very great job. And secondly, I hope I cover all the topics and all for everyone. कुछ बचेगा तो And it is फिर bother you again. Thank you.